धीरेन्द्र स्वयं तो हमेशा विवाह व प्यार के सुख को अलग अलग करके देखता रहा तथा उन चीजों को नजरअंदाज करता रहा जिन पर सुधा का हक था। पर सुधा द्वारा कहे केवल एक सच को वह क्यों नहीं स्वीकार सका। यह किसका प्रेम पत्र है? सुधा ने धीरेन्द्र के सामने गुलाबी रंग का लिफाफा रखते हुए कहा। यह प्रेम पत्र है तो जाहिर है कि किसी प्रेमिका का ही होगा। सुधा ने जितना चिढ़कर प्रश्न किया था, धीरेन्द्र ने उतनी ही लापरवाही से उत्तर दिया तो वह बुरी तरह बिफर गई। कितने बेशर्म इंसान हो तुमने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगाए हुए हैं कि मैं आज तक तुम्हारे असली रूप को समझ नहीं सकी हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रेमिकाओं में इसका क्रमांक क्या है? सुधा ने आज ऐसे लड़ने के लिए कमर कस ली थी, लेकिन धीरेन्द्र ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। दफ्तर से लौटकर वह फिर से बाहर निकल जाने को तैयार हो रहा था। कमीज पहनता हुआ बोला, सुधा तुम्हें मेरी ओर देखने की फुर्सत ही कहाँ रहती है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, इन सब की देखभाल और आवाभगत के बाद अपने इस पति नाम के प्राणी के लिए तुम्हारे पास ना तो समय बचता है और ना ही शक्ति। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। मुझे भी लगता है कि कोई ऐसा हो जो केवल मेरी बात सुने और माने, मेरी आवश्यकताएं समझे। अगर मुझे यह सब करने वाली कोई मिल गई है तो तुम्हें चिढ़ क्यों हो रही है? बल्कि तुम्हें तो खुश होनी चाहिए कि अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र की बात पर सुधा का खून खौलने लगा। क्या कहने आपके? अच्छा यह बताओ, जब बच्चे नहीं थे, मेरी पढ़ाई नहीं चल रही थी, सहेलियां, रिश्तेदार कोई भी नहीं था, मेरा सारा समय जब केवल तुम्हारे लिए ही था, तब इन देखभाल करने वालियों को तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई थी? सुधा का इशारा ललिता वाली घटना की ओर था। तब उनके विवाह को साल भर ही हुआ था। एक दिन भोलू की माँ धुले कपड़े छत पर सुखाकर नीचे आई तो चौके में काम करती सुधा को देखकर चौंक गई। अरे बहू रानी, तुम यह चौके में बैठी हो? ऊपर तुम्हारे कमरे में धीरेन्द्र बाबू किसी लड़की से बतिया रहे हैं। भोलू की माँ की बात को समझने में अम्मा जी का जरा भी देर नहीं लगी। वह झट अपने हाथ का काम छोड़कर उठ गई थी। देखूं धीरेन्द्र किससे बात कर रहा है, कहकर वह छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल पड़ी थी। सुधा कुछ देर तक तो अनिश्चय की हालत में रुकी रही, पर जल्दी से गैस बंद करके वह भी उनके पीछे चल पड़ी थी। ऊपर की दृश्य की शुरुआत तो सुधा नहीं देख सकी, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा उसमें स्थिति का अंदाजा लगाने में उसे तनिक भी नहीं सोचना पड़ा। खुले दरवाजे पर अम्मा जी चढ़ी का रूप धरे खड़ी थी। अंदर कमरे में सपकाए से धीरेन्द्र के पास ही सफेद फक चेहरे और कांपती कायों में पड़ोस की ललिता खड़ी थी। इस घटना का पता तो गुण चुने लोगों के बीच ही सीमित रहा, लेकिन इसके परिणाम सभी की समझ में आए थे। पड़ोसिन सुमित्रा भाभी ने अपनी छोटी बहन ललिता को एक ही हफ्ते में पढ़ाई छुड़वाकर वापस भिजवा दिया था। उसके बाद दोनों घर के बीच जो गहरे स्नेहिल संबंध थे वो भी बिखर गए थे। अभी सुधा ने उसी घटना को लेकर व्यंग किया था। धीरेन्द्र इस पर चीख गया, बोला, पुरानी बातें क्यों उखाड़ती हो? उसका बात का इससे क्या संबंध है? क्यों नहीं, खूब संबंध है। वह भी तुम्हारी प्रेमिका थी और यह भी जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारी प्रेमिका है। बस फर्क यही है कि वह तीसरी या चौथी प्रेमिका रही होगी और यह पांचवी या छठवीं प्रेमिका है। सुधा चिल्लाई, चुप करो सुधा,
तुम एक बार बोलना शुरू करती हो तो बोलती चली जाती हो। पल्लवी को तुम इस श्रेणी में नहीं रख सकती। तुम क्या जानो यह मेरा कितना ध्यान रखती है। सब जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि अगर ये ध्यान रखने वाली तुम्हारे जीवन में ना आती तो भी तुम अच्छी तरह जिंदा रहते। तब कम से कम दुनिया के सामने दोहरी जिंदगी जीने की मजबूरी तो ना होती। सुधा को लगा कि वह अगर कुछ क्षण और वहां रुकी तो रो पड़ेगी। धीरेन्द्र के सामने वह अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। पहले भी जब कभी धीरेन्द्र के प्रेम प्रसंग के भेद खुले थे वह खूब रोई धोई थी, लेकिन धीरेन्द्र पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा था। धीरेन्द्र तो अपनी टाई ठीक करके जूतों को एक बार फिर ब्रश से चमकाकर घर से निकल गया, लेकिन सुधा के मन में तूफान पैदा कर गया। अंदर कमरे में जाकर सुधा ने सारे ऊनी कपड़े और स्वेटर आदि फिर से अलमारी में भर दिए। सर्दियां बीत चुकी थी, अब गर्मियों के दिन में हल्की हल्की खुनक दोपहर की धूप में चढ़नी शुरू हो गई थी। आज सुधा ने सोचा था कि वह घर भर के सारे ऊनी कपड़े निकालकर बाहर धूप में डाल देगी। 2 दिन अच्छी धूप दिखाकर ऊनी कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां डालकर उन्हें बक्सों में वह हर साल बंद कर दिया करती थी। आज भी धूप में डालने से पहले वह हर कपड़े की जेब टटोलकर खाली करती जा रही थी। तभी धीरेन्द्र के स्टेली रंग के सूट के कोट के अंदर की जेब में उसे एक गुलाबी लिफाफा मिला था। बहुत साल पहले स्कूल के दिनों में सुधा ने एक प्रेम पत्र पढ़ा था जो उसके बगल की सीट पर बैठने वाली लड़की ने उसे दिखाया था। यह पत्र उस लड़की को रोज स्कूल के फाटक पर मिलने वाले एक लड़के ने दिया था। उस पत्र की पहली पंक्ति सुधा को आज भी अच्छी तरह याद थी। सेवा में निवेदन है कि आप मेरे दिल में बैठ चुकी हैं। धीरेन्द्र के कोट की जेब से मिला पत्र भी कुछ इसी प्रकार से औरंजी में लिखा गया प्रेम पत्र था। बेहद बेचकानी भावुकता से किसी लड़की ने धीरेन्द्र को यह पत्र लिखा था। पत्र पढ़कर सुधा के तन मन में आग सी लग गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। सुधा जब भी परेशान होती थी उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता था। इस समय भी वह हल्का हल्का सिर दर्द महसूस कर रही थी। अभी वह अलमारी में कपड़े जैसे तैसे भरकर कमरे से बाहर गई थी कि पीछे से विनीत आ गया। माँ, मैं सारंग के घर खेलने जाऊं? उसने पूछा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो, सुधा ने रूखेपन से कहा। लेकिन मैं अभी तो स्कूल से आया हूँ। इस समय तो मैं रोज ही खेलने जाता हूँ, उसने अपने पक्ष में दलील दी। तो ठीक है, बाहर जाकर खेलो। सुधा ने उसे टालना चाहा। वह इस समय कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। पर माँ, मुझे उसे कह चुका हूँ कि आज मैं उसके घर आऊँगा। विनीत अपनी बात पर अड़ गया। मैंने कहा ना कि कहीं भी नहीं जाना है। अब मेरा सिर मत खाओ, जाओ यहाँ से। सुधा झल्ला गई। माँ, बस एक बार आज इसके घर चले जाने दो। उसके चाचा जी अमेरिका से बहुत अच्छे खिलौने लाए हैं। मैंने उससे कहा है कि मैं आज खेलने आऊँगा। माँ, आज मुझे जाने दो ना। विनीत अनुनय पर उत्तर आया। पर सुधा आज दूसरे ही मूड में थी। उसका गुस्सा एकदम भड़क उठा। बेवकूफ, मैं इतनी देर से मना कर रही हूँ, बात समझना ही नहीं चाहता, पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, कहने से बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो ले, तुझे दूसरे तरीके से समझाती हूँ। सुधा ने अपनी बात खत्म करने से पहले ही विनीत के गाल पर चट चट कई चाटे जड़ दिए। माँ के इस रूप से अचंभित विनीत ना तो कुछ बोला और ना ही रोया, बस चुपचाप आंखें फाड़े माँ को ताकता रहा। चाटों से लाल पड़े गाल उस विस्मय से फैली आंखें वाले विनीत को देखकर
सुधा अपने होश में लौट आई। विनीत यदा कदा ही उससे पूछकर सारंग के घर चला जाता था। आज सुधा को क्या हो गया था जो उसने आकर ही अपने मासूम बेटे को पीट डाला था। सारा क्रोध धीरेन्द्र के कारण था, पर उस पर तो बस चला नहीं, गुस्सा उतारा निर्दोष विनीत पर। उसका सारा रोष निरीहता में बदल गया। वह दरवाजे में चौखट में माथा टीका कर रो दी। सुधा की यह व्यथा कोई आज की नई व्यथा नहीं थी। धीरेन्द्र के शादी से पहले ही प्रेम प्रसंगों को भी उसके साथियों ने मजाक मजाक में सुना डाला था, पर वे बस उस समय तक बीती बातें हो गई थी। लेकिन ललिता वाली घटना ने तो सुधा को झकझोर कर रख दिया था। बाद में भी जब कभी धीरेन्द्र ने किसी प्रेम प्रसंग की चर्चा उस तक पहुंचती तो वह बिखर जाती थी। लेकिन ललिता वाली घटना से तो वह बहुत समय तक उबर नहीं पाई थी। तब धीरेन्द्र ने भी सुधा को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। बीती ताही बिसार दे कहकर उसने कान पकड़कर कस्में तक खा डाली थी। पर सुधा को अब धीरेन्द्र की हर बात जहर सी लगती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह मनीष ने नाच नाच कर सारा घर सिर पर उठा लिया था। भैया पास हो गए हैं, देखो इस अखबार में उनका नाम छपा है। धीरेन्द्र ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी थी, उसका परिणाम आ गया था। धीरेन्द्र ने इस सफलता ने सारे बिखराव को पल भर में समेट दिया था। अब तो धीरेन्द्र का भविष्य ही बदल जाने वाला था। सारी घर के साथ सुधा भी धीरेन्द्र के इस सफलता से उसके प्रति अपनी सारी कड़वाहट को भूल गई। उसे लगा कि यह उसके नए सुखी जीवन की शुरुआत की सूचना है, जो धीरेन्द्र के परीक्षा परिणाम के रूप में बदल आई है। इसके बाद काफी समय व्यस्तता में ही निकल गया था। धीरेन्द्र ने अपनी नई नौकरी का कार्यभार संभाल लिया था। नई जगह और नए सम्मान ने सुधा के जीवन में भी उमंग भर दी थी। उसके मन में धीरेन्द्र के प्रति एक नए विश्वास और प्रेम की जन्म ले लिया था। तभी उसने निर्णय लिया था वह धीरेन्द्र के इस नए पद के अनुरूप ही अपने आप को बना लेगी। वह अपनी पढ़ाइयों फिर से शुरू करेगी। सुधा के इस निर्णय पर धीरेन्द्र ने अपनी सहमति ही जताई थी। अब घर के कामों के लिए उन्हें नौकर रखने की सुविधा हो गई थी, इसलिए सुधा की पढ़ाई शुरू करने की सुविधा जुटते देर नहीं लगी। वह बेफिक्र होकर प्राइवेट बीए करने की तैयारी में जुट गई। विनीत 2 साल का ही हुआ था कि उसकी बहन निधि आ गई और इन दोनों के बीच सुधा धीरेन्द्र तक को भूल गई। उनके साथ वही ऐसी बधी कि बाहर की दुनिया के उसके सारे संपर्क ही खत्म हो गए। घर और बच्चों के बीच उलझी सुधा और धीरेन्द्र की गतिविधियों में उड़ती खबर कभी कभी पहुंच जाती थी कि वह अपने दफ्तर की कुछ महिला कर्मचारियों पर अधिक ही मेहरबान रहता है। पिछले कुछ सालों से धीरेन्द्र के व्यवहार से सुधा समझ बैठी थी कि अब उसमें उम्र की गंभीरता आ गई है और वह पुराने वाला दिलफेक धीरेन्द्र नहीं रहा है। इसलिए उसने इस अफवाहों को अधिक महत्व नहीं दिया। एक दिन सुहास आया, तब धीरेन्द्र घर पर नहीं था। उसने सुधा को घंटे भर में ही सारी सूचनाएं दे डाली और जाते जाते बोल गया, दोस्त के साथ गद्दारी तो कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मन में कोई मलाल तो नहीं है, बस थोड़ा सा डर है कि यह बात पता लगने पर धीरेन्द्र मुझे छोड़ेगा तो नहीं। शायद लड़ाई ही कर बैठे, लेकिन वह तो मैं भुगत लूँगा। अब भाभी जी आगे आप उसे ठीक करने का उपाय करें। उस दिन सुधा मन ही मन योजनाएं बनाती रही कि किस तरह वह धीरेन्द्र को लाजवाब करके माफ़ी मंगवा कर रहेगी। लेकिन
जब उसका धीरेन्द्र से सामना हुआ तो शुरुआत ही गलत हो गई। धीरेन्द्र ने उसके सभी आक्रमणों को काटकर बेकार करना शुरू कर दिया। अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो सुधा को रोना धोना शुरू हो गया। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन सुधा के मन में उन लड़कियों के नाम कांटे की तरह चुभते रहे थे। तब उन नामों में पल्लवी का नाम ही नहीं था।